हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस परिवार में स्वागत है। अगर इस क्लास में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा ताकि यह क्लास उनके पास भी पहुँचे और अपने परीक्षा में जो भी तैयारी किए हैं उसमें योगदान दे सके और ज़्यादा अंक लाने में। मेरा दावा है कि 2026 में जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा, मैंने जो प्रश्न लाया है इससे ही बनने की पूरी संभावना है। उम्मीद आप लोग नहीं तोड़िएगा, उम्मीद बनाए रखिएगा। और हाँ, अगर इस क्लास में आप आए हैं तो कॉपी और कलम लेकर ही आइएगा, क्योंकि मैंने इसका पार्ट 1 वीडियो आपके लिए करा दिया है, आप लोग कर सकते हैं। और यह हमारा सेट दूसरा है जिसमें मैंने 10 प्रश्नों को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपको याद होगा मैंने पिछले वाला क्लास जो कराया था वह 10 प्रश्नों का था और यह भी प्रश्न 11 से शुरू होगा और 20 पर कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आरडीएस परिवार की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि यह गणतंत्र दिवस आपके लिए बहुत योगदान आपके जीवन में करे। और 2026 है और 26 जनवरी आज है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रण ले लिए होइएगा और परीक्षा की तैयारी में आप एकजुट हो के बहुत हिम्मत और जोश के साथ आप परीक्षा की तैयारी करते होइएगा। अगर नहीं है तो जग जाइए, क्योंकि जब जाग गए तभी से आपका शुरू हो जाता है। हम यहाँ चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न है। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, कॉपी कलम लेकर बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखना होता है। हमारा क्लास बगैर लिखे हुए नहीं है, क्योंकि आपको केवल यहाँ कोई फिल्म हम नहीं लाए हैं कि आप लोग फिल्म देख लीजिएगा आपका मनोरंजन हो गया, नहीं है, उसके लिए क्लास नहीं है। जो लड़का या लड़की इस क्लास में उपस्थित हुआ है उसको क्लास करना होगा, नहीं तो यह सीरियल नहीं है कि आप लोग सीरियल आइएगा देखिएगा और बहुत आनंद आ गया तो पूरा देखिएगा, आनंद नहीं आया नहीं देखना। आपको क्लास नहीं करना है, हमारा क्लास नहीं करना है। आप चुपचाप कॉपी कलम लाइए और इस क्लास को कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आप कर रहे होंगे। चलिए, आज का आपका बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न ही है कि लगातार काम करते हैं या खेलते हैं तो जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मेरा तो उतना बॉडी नहीं है, फिर भी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें क्रैम्प हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है। आपको भी याद होगा जब आप पहली बार क्रिकेट खेलते होइएगा, कबड्डी खेलते होइएगा, तो हो सकता है बहुत दिनों के बाद खेलने आए हैं तो थोड़ा सा मांसपेशियां में ऐंठन हो, अकड़ हो, थोड़ा हल्का दर्द जैसा अनुभव होता है, सबको होता है। ऐसा नहीं कोई बीमारी हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक क्रैम्प सबको होता है। तो प्रश्न वही है कि अगर हम लगातार काम करते हैं या खेलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है, क्रैम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है। कारण बताना है क्यों, क्यों हो जाता है। चलिए लिखिए, प्रश्न लिखिए, प्रश्न आप लोग लिखिए। लिखिए इसका। लिखते हैं इसका आंसर कि लगातार काम या खेलते समय, लगातार काम या खेलते समय मांसपेशियों में दर्द या क्रैम्प दर्द, लगातार काम करते हुए या खेलते समय मांसपेशियों में क्रैम्प हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है,
ऑक्सीजन O2 का अभाव हो जाता है। जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, हम तो धीरे धीरे लिख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी लिख रहे होंगे। लगातार काम या खेलते समय मांसपेशियों में दर्द या क्रैम्प हो जाता है क्योंकि मांसपेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे पायरुवेटिक अम्ल जिससे पायरुवेट अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। कोई दिक्कत? इतना ही लिखना है, इतना ही आपको लिखना है कि लगातार काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में, लिखिए, लगातार काम करने या लगातार खेलने या दौड़ते समय मांसपेशियों में क्रैम्प इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और पायरुवेट अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। पायरुवेट अणु लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, हूबहू यही क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। 2026 को टारगेट करके मैंने इस प्रश्न को रखा है, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होइएगा। ठीक है, जोश के साथ रहिएगा क्योंकि आज 26 जनवरी है और जनवरी पहल का मंथ है। इस 2026 का शुरुआत है। अगर शुरुआत अच्छा कर लिए तो जीवन आपके लिए, क्योंकि आज से आपका टाइम नहीं बचा है। आपका 17 तारीख से तो एग्ज़ाम ही है, 17 फरवरी से, तो टाइम सोच लिए कितना दिन बचा है। मेरे ख्याल से अप्रोक्स 20 दिन और है। तो 20 दिन में तैयारी आप रणनीति के साथ नहीं कीजिएगा, सभी चीज़ सोचिएगा, पढ़ ले तो नहीं होगा, रिवीजन करना है और रणनीति बना के कीजिए। आपके पास अगर लड़ने के लिए अगर अस्त्र और शस्त्र दोनों हैं तो उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि आपको इतना दिन से यही कराया जा रहा है ना। आप इतना दिन से अगर बैठे हैं तो फिर बैठने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है इस प्रश्न को याद भी कर लीजिए कि मांसपेशियों में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और जो पायरुवेट अणु है वह लैक्टिक अम्ल में बदल जाते हैं, इसीलिए मांसपेशियों में क्या हो जाता है, क्रैम्प होने लगता है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारा क्लास बहुत स्लोली चलता है, आपके लिए बनाया गया है। आप जैसे कहिएगा वैसे ही क्लास चलेगा, हमारे मर्जी से नहीं चलेगा। यह क्लास आपका है, यह क्लास पूर्णतः आपका है। आपके सहयोग के बिना यह क्लास नहीं चल सकता। आप सहयोग कीजिएगा तभी क्लास चलेगा। आप जिस रूप में बांटिएगा वैसे ही चलेगा। ठीक है, हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न भी बहुत लाजवाब प्रश्न है कि मनुष्यों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। टारगेट है 2026 का। मनुष्यों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखना है। यह हमारा पार्ट 2 है। आपको पता है पार्ट 1 मैंने करा दिया है। पार्ट अगर 2 कर रहे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 करना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 1 नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को आप लोग लिखिए कि मनुष्यों में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। जैसे हम लिखा रहे हैं, आपका मर्जी, आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं। लिखिएगा कि मनुष्यों में पाई
जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम इस प्रकार है, क में लिखिएगा पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ख में लिखिएगा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसको या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ई लिख दीजिए, रुक जाइए। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तीसरा लिख सकते हैं ग में एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। इसको हिंदी में अधिवृक्क भी बोलते हैं, अधिवृक्क भी बोलते हैं। कोमा लगा के लिख सकते हैं अधिवृक्क, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली निम्नलिखित अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो इस प्रकार की हैं: पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। हम यह नहीं कहते हैं कि मैंने जो लिखाया आपको वही करना है, नहीं करना है। आपको जिस प्रकार यह लाइन जो है, यह लाइन अपने मर्जी से आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं है हमने लिखा है कि मनुष्य में पाई, सेम क्वेश्चन है जो वैसा ही हूबहू लिखने का प्रयास किया है। आपका अगर मर्जी होगा लिखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों मनुष्य में निम्नलिखित प्रकार की पाई जाती हैं जिनमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि इत्यादि आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल यह चीज 3 याद रखिए और अपना से इसको जैसे कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसे याद हो जाए आप वैसे कर लीजिए। आपका है, आपकी सहूलियत के लिए मैंने बता दिया कि आपको जरूरी नहीं है कि हमारा चीज ही आप याद कीजिए। आपको लगता है कि हम इसको बदल सकते हैं, ऑटोमेटिक बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिख दीजिएगा कि ऐसे लिख सकते हैं मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं, एक में लिखेंगे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए प्रश्न है, आप जैसे लड़िए, जीतना है बस। हमारा है एक ही मकसद, मंजिल पर पहुंचना है, चाहे जैसे भी पहुंचे, लेकिन मार्ग सही होना चाहिए, मार्ग सही होना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपने लिख लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। हमारा क्लास लगभग लिखने के बाद, ऐसा नहीं है कि सुनने के बाद, लगभग एक बार हमारे साथ लिख लीजिएगा और सुन लीजिएगा, तो मेरा दावा है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं आपको तो अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि याद करना है, एड्रीनल ग्रंथि याद करना है और पीयूष ग्रंथि याद करना है। बस ये तो अपना से जैसे सोच लीजिएगा वैसे लिख दीजिएगा, अपना सोच है विकसित कर लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न क्या है? जैव विकास क्या है? जैव विकास क्या है? 13 नंबर प्रश्न है हमारा, जैव विकास क्या है? हाँ जी, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों सहपाठियों के पास शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक भी बनता है। हम लोग इतना मेहनत करके आपके लिए क्लास कराते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजता है, तो शायद हमारी बात को आप समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए, जैव विकास क्या है? जैव विकास क्या है? इसका आंसर आप लिखिएगा, जैव विकास एक जैव विकास एक धीमी एवं कर्मिक प्रक्रिया है कमा जैव विकास एक धीमी एवं जैव विकास एक धीमी एवं कर्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ जीवों की प्रजातियां बदलती हैं। जीवों की प्रजातियां बदलती हैं। जैव विकास एक धीमी एवं क्रमिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ जीवों की प्रजातियों में प्रजातियां बदलती हैं। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपने लिख लिया होगा। एक बात और बता दें कि यह हमारा सेट दूसरा चल रहा है। अगर आपने सेट पहला नहीं किया है तो वहाँ से जाकर कर लीजिए। उस सेट में भी बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। विज्ञान में मैंने बता दिया है कि जो प्रश्न हमने सेट किया है लगभग क्वेश्चन बैंक को मद्देनजर रखते हुए सेट किया गया यह प्रश्न है। तो थोड़ा सा बात को ध्यान में रखिएगा और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। 14 प्रश्न है, परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है, आपको बताना है। कलर में कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताइएगा। कलर में कोई भी समस्या हो तो अगर कलर में कोई भी समस्या होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लिखते हैं, इसके आंसर की ओर लिखिएगा, परितंत्र में अपघटकों की भूमिका निम्नलिखित हैं। परितंत्र में अपघटकों की भूमिका निम्नलिखित हैं। लिखिएगा क में लिखिएगा, पोषक तत्वों का पुनःचक्रण पोषक तत्वों का पुनःचक्रण। ख में लिखिएगा, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाना।
और ग में लिखिएगा, ग में लिखिएगा पोषक चक्रों में सहायक, पोषक चक्रों में सहायक। परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? अपना से लिखना है। हमेशा नहीं कहते हैं कि आप लोग जो हम लिखा रहे हैं वहीं रट लीजिए ना। पढ़ने का मतलब ही होता है मानसिक विकास। तो मानसिक विकास तभी होगा जब आप किसी चीज़ को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से उसका अध्ययन करेंगे। मानसिक विकास अगर आपका हो गया, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं वही सत्य है, वही चीज़ हम वैसे ही हूबहू वही कॉपी करेंगे। नहीं, हम कहते हैं जो हम लिख रहे हैं आप अपना से बनाइए ना। अगर हमको भारत का चित्र बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं, मान के चलिए लगभग। अगर किसी को बहुत अच्छा आता है, अच्छी बात है ना, अपना से बनाइए। हमारा चित्र है, हम जाए जब बनाए जब मिटाए, हमारे हाथ में है ना, हमारे हाथ में। तो इसको मिटा देते हैं, फिर बनाएंगे, जरूरत पड़ेगा फिर बनाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगा फिर बनाएंगे। चलिए, परितंत्र में अपघटकों की भूमिका निम्नलिखित है। क में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है और पोषक चक्रणों में सहायक होता है। लगभग यह बात इससे मैच कर रहा है। ठीक है, इसका चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ओजोन क्या है, इसके महत्व को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ओजोन क्या है, इसके महत्व को समझाइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुतों बार, ओजोन क्या है, इसके महत्व को समझाइए। ऑब्जेक्टिव में इस पर सवाल बनता है। देखिएगा, ओजोन ऑक्सीजन, इसका आंसर लिखिएगा आप 15 नंबर का। ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना यौगिक है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बना एक यौगिक है, यौगिक है। ओजोन को O3 भी लिखते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो ऐसे कर लीजिए, यह ओजोन का है। ओजोन को O3 भी लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन का O2 लिखते हैं तो O3 बोल दिए तो क्या होता है, ओजोन हो गया ना। तो वैसे ही कहता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। इसका लिखिएगा, इसका वायुमंडल, इसका वायुमंडल, इसका वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, ऊपरी स्तर में एक आवरण होता है, एक आवरण होता है, एक आवरण होता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी को यूवी रे भी बोलते हैं। पराबैंगनी किरण को यूवी रे भी बोलते हैं। किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है।
पराबैंगनी को क्या बोलते हैं? यूवी किरण भी बोलते हैं। तो ओजोन परत जो सूर्य से निकलती हैं पराबैंगनिक किरणें, उनको रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करता है, ओजोन लेयर करता है। ओजोन बना किसका होता है? आपको ओजोन बना किसका रहता है? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ओजोन का निर्माण होता है और यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी सतह में एक आवरण होता है जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनिक किरणें हैं, यूवी किरणें हैं, इनको आने से रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 15 नंबर अच्छा प्रश्न है। उत्साह को बनाइएगा, क्योंकि परीक्षा में काफ़ी डिमोटिवेशन भी होता है इंसान को। मेरे ख्याल से आपको भी होता होगा, क्योंकि परीक्षा का जो प्रेशर है काफ़ी मुश्किल होता है। हम बच्चों का दुख को समझ सकते हैं और हम भगवान से अपील करेंगे, भगवान से अनुरोध करते हैं कि आपका जो परीक्षा देने जा रहे हैं उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए और तैयारी में आपका भी मन लगे। तैयारी कीजिए, समय नहीं बचा है, आपके पास अब समय नहीं रह गया है। चलिएगा 16 नंबर प्रश्न है। हम कभी भी प्रश्न को बहुत धीरे बताते हैं, ऐसा नहीं है कि आए जल्दी जल्दी लिखवा के चले गए, नहीं, हमारा कुछ शैली अलग ही है। आराम आराम से चीज़ों को बताना, समझाना, फिर क्लास को समाप्त करना, हमारा कुछ इस प्रकार है। डीएनए आनुवंशिक का आधार है, कैसे? डीएनए आनुवंशिक का बेस है, कैसे? 2026 में मेरा संभावना है कि यह प्रश्न आपको आने को मिल सकता है, आपको बताना है। आपको लिखना होगा डीएनए आनुवंशिक का आधार है। डीएनए आनुवंशिक का आधार है। देखिए, हमारा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है जितना कि आपका होगा। मेरे ख्याल से हमारा उतना अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल से आप पढ़ लेते जरूर होइएगा, उतना तो अच्छा नहीं दिख रहा है मेरे को। आपको अच्छा दिखता हो या नहीं दिखता हो, आप अच्छा अच्छा लिखिएगा, सुंदर सुंदर, क्योंकि यह आनुवंशिक आनुवंशिक जानकारी को स्टोर और संचारित करता है। संचारित करता है जो जीन्स के रूप में इसको हटा देते हैं, 1 मिनट। जो जीन्स के रूप में रहते हैं, माता पिता से एवं पिता से संतानों में सटीकता से स्थानांतरित हो जाते हैं या जाता है। देखिएगा,
डीएनए आनुवांशिक का आधार है कैसे? डीएनए आनुवांशिक का आधार है क्योंकि यह आनुवांशिक जानकारी को स्टोर करता है और संचारित करता है। स्टोर भी करता है और संचारित भी करता है। जो जिन्स के रूप में रहते हैं एवं माता पिता से संतानों में आसानी से सटीकता से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने 16 नंबर प्रश्न को लिख लिया होगा। नहीं लिखे हैं, कुछ देर के लिए हम इस प्रश्न के लिखने तक प्रतीक्षा करते हैं आपका। चलिए लिखिए। क्लास कोई लंबे नहीं होने वाली है, मेरे ख्याल से 45-50 यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसका इसका जो पार्ट आने वाली है सेट जो 2 है, ऐसे सेट करके मैंने 5 ही रखा है। 5 सेट आप कर लेते हैं तो आपका साइंस का एक भी प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं छूटेगा सब्जेक्टिव प्रश्न में, हमारा जहाँ तक मानना है। चलिए लिखिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुतों बार प्रश्न यह पूछा गया है। रक्त एवं लसिका में अंतर बताना है क्या है? तो आप देखिए, जब भी ऐसा अंतर वाला प्रश्न आ जाए तो आप एक साइड में रक्त लिख दीजिएगा और दूसरे साइड में लसिका लिख दीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, दोनों को बीच में ऐसे कर लीजिएगा और लिख दीजिएगा। बहुत आसान लिखा रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लिखाएंगे। कोई ना करेंगे रक्त बहुत बड़ा सा चीज़ ऐसे आए हैं, कोई कमंडल है इसको मतलब ऐसे उलट देते हैं बहुत बड़ा। नहीं, ऐसे नहीं, वो छोटा है लगता है जो आसान है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। बहुत आसान चीज़ आपको लिखा दे जो एग्जाम तक याद रखे, एग्जाम तक तो याद जरूर रहेगा। रक्त कैसा होता है? रंग से सोचिए ना, रक्त मतलब खून कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका लिखिएगा एक में, यह चाहे इसका रंग लाल होता है, चाहे यह लाल होता है। रुकिए एक मिनट, इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है। लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन इसका रंग, एक में इधर भी लिखेंगे, इसका रंग हल्का पता ना दिख पाएगा कि नहीं, एक मिनट, आपको नहीं दिखाई देगा तो कमेंट कर दीजिएगा। हमारा आवाज़ से तो आपको पता लग जाएगा। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। लसिका का रंग हल्का पीला होता है और रक्त का रंग हल्का लाल होता है। आपको हम रंग के बता दिए, अगर आपको याद करना है तो आप भी इसका कलर कर लीजिए। आप कलर कर लीजिए ना, इसको पीला से कर लीजिए, इसको लाल से कर लीजिए, चीज़ें आराम से याद होंगी। चलिए दूसरा लिखते हैं। इसका दूसरा लिखिएगा, इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती हैं। दूसरा लिखिएगा, रक्त में इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है या पाई जाती हैं। जस्ट इसका उल्टा लिखिएगा, इनमें हीमोग्लोबिन, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा पूरा ही वाला। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है।
अगर ये चीज़ याद है, जस्ट इसका उल्टा, यह लाल होता है, पीला होता है, यह लाल, यह पीला, यह लाल, यह पीला। देखिएगा रक्त लाल, आपको काट के देखिए ना, आपका अब नस काट लीजिए ना, नस काट लीजिए, लाल निकलेगा। लस्सी का पीला निकलेगा, लस्सी का हल्का पीला निकलेगा। इसमें Hb पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाएगा। लस्सी का में ना, इसमें हाँ, हो गया। तीसरा क्या लिखिएगा, तीसरा आप लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, यह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है। परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है। यह परिसंचरण तंत्र का हिस्सा होता है। रक्त जो होता है परिसंचरण तंत्र का क्या होता है, हिस्सा होता है। जबकि लसिका, जो लसिका है ये लसिका तंत्र की होंगी। लसिका जो है लसिका तंत्र की हिस्सा होती हैं। हिस्सा होती है। हो गया, बस इतना ही लिख दिए। 2 नंबर का प्रश्न में आप कितना लिखिएगा, रक्त एवं लसिका में अंतर बताएगा, तो बस इतना ही लिख दीजिए। आपको वो क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन से कौन सा रोग हो जाता है, आप लोग बताइए। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए तो कौन सा रोग होगा, एनीमिक हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है, एनीमिया हो जाता है। अब इसके किसके कारण इसका रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। ठीक है, यह चीज़ याद रखिएगा। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपने यह प्रश्न लिख लिया होगा। नहीं लिखे हैं तो जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। आप इस प्रश्न को आप जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य श्वसन क्या है, 18वां प्रश्न है, बाह्य श्वसन क्या है। इसका आंसर लिखिएगा। अब कोई श्वसन पूछ दे तो आप श्वसन आपको लिखाएं ही पहले कि भोजन करते हैं उसको तोड़ता है, जिससे हमें शक्ति मिलता है, एनर्जी मिलता है, वह प्रक्रिया ही श्वसन कहलाता है। लेकिन यहाँ बाह्य श्वसन है। अब कोई बाह्य श्वसन का मीनिंग यहाँ अब पता ना कैसे सोचेगा, लेकिन आपको सोच के लिखना है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम हवा को खींचते हैं, जोर से खींचिए, आप खींचिए, ऑक्सीजन खींचते हैं और छोड़ते हैं, जोर से छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, उन प्रक्रियाओं को हम कहते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। लिखिएगा, सजीवों द्वारा, चाहे जीवों द्वारा, सजीवों द्वारा ऑक्सीजन को O2 लिखिए, ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑक्सीजन रूपी हवा को लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया ही बाह्य श्वसन कहलाती है। बाह्य श्वसन कहलाती है। बाह्य श्वसन कहलाती हैं। आपको याद होगा कि ऑक्सीजन जो वायुमंडल में है मेरे ख्याल से 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, याद रखिएगा। और जो नाइट्रोजन है 78% है। यह चीज़ मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में, यह प्रश्न आपको विज्ञान में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा किसी कोने में, ऐसा नहीं है कि जैसे लिखे वैसे नहीं लिखिएगा, जैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नोट्स है, आप जिधर चाहिए उधर लिखिए,
जगह जहां आपको मिल जाए उसे लिख लीजिए। चलिए 18 नंबर मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है, हाँ अभी तो ठंडा चल रहा है लेकिन प्रश्न आ गया है गर्मी। अभी तो चल रहा है ठंडा लेकिन आ गया है गर्मी। अब गर्मी में पसीना होता है लेकिन क्यों होता है? गर्मी में पसीना होता है लेकिन क्यों होता है? गर्मी में पसीना क्यों आता है आपको बताना है। यह प्रश्न आपको लिखना है कि गर्मी में पसीना क्यों होता है। लिखिएगा, जब भी हमारे शरीर का, आंसर लिखिएगा, जब भी हमारे शरीर का, जब भी हमारे शरीर का ताप सामान्य से अधिक हो जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, सामान्य से अधिक हो जाता है, तो स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स शरीर के ताप को, शरीर के ताप को नियंत्रित रखने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए, रखने के लिए सक्रिय हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है, आप लोग सुंदर सुंदर लिखिएगा। और शरीर से, और शरीर से पानी सोख कर, शरीर से पानी सोख कर, शरीर से पानी सोख कर त्वचा की, त्वचा की ऊपरी सतह तक पहुंचाती है, ऊपरी सतह तक पहुंचाती है, ऊपरी सतह तक पहुंचाती है। शरीर से, शरीर से निकलने वाला यह जल, शरीर से निकलने वाला यह जल, शरीर से निकलने वाला यह जल ही हम सब की भाषा में, आप चाहे हम सब की भाषा में, चाहे क्या लिख सकते हैं, आम भाषा में, आम में लिखिए, यह जल ही आम भाषा में पसीना कहलाता है, पसीना कहलाता है। लिखिएगा कि जब भी हमारे शरीर का ताप, हमारे जो शरीर का जो टेम्परेचर है सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक हो जाए, स्वेट ग्लैंड्स शरीर के ताप को नियंत्रित रखने के लिए सक्रिय हो जाती हैं और शरीर से पानी को सोखकर त्वचा की ऊपरी सतह, त्वचा की ऊपरी सतह तक पहुंचाती हैं। आम भाषा में वही पसीना कहलाता है। ठीक है, अभी सर्दी का मौसम है, हमारा भी हाल ठीक ही है, आपका भी मेरे ख्याल से ठीक ही होगा, क्योंकि ठंडी में तो गर्मी नहीं हो सकता है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हमारा पार्ट 2 का अंतिम प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। यह प्रश्न बहुतों बार प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आप लोग कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखें।
आपको देखिए, अगर आपको चित्र बनाने आता है तो इसका चित्र बना लीजिएगा तो मेरे ख्याल से और अच्छा हो जाएगा, सोना में सुहागा हो जाएगा अगर आप बना लेते हैं। अगर कोई घर है, घर प्लास्टर हो जाए, अगर मान लीजिए यह हमारा कोई घर है, अब पता ना ऐसे ही होगा, या दरवाज़ा है, अगर इस घर में हम अगर इस घर को चारों तरफ से खूब सुंदर अगर पेंटिंग कर दे, दरवाजे पर छोटे छोटे पौधे लगा दें, तो हमारा घर है, तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो यही चीज़ है कि इसमें भी अगर आप चित्र बना लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। तो आप चित्र में ज़्यादा कुछ नहीं, आप एक सूर्य बना लीजिएगा, बहुत अच्छा। ब्लैक कलर से तो नहीं बनाएंगे, रेडी से बनाते हैं। हाँ, तो एक आप सूर्य बना लीजिएगा, सन। ठीक है, इस सूर्य से यहाँ एक पत्ता, हरा पत्ता बना लीजिएगा, हरा पत्ता। ठीक है, अब मान के चलिए कोई पौधा हो गया, अब इसकी जो डालियाँ हैं, इसमें पत्तियाँ हैं हरी हरी, और यह सूर्य का प्रकाश आपका आ रहा है, सूर्य का प्रकाश क्या कर रहा है, आ रहा है, सूर्य का प्रकाश इस पे आ रहा है। सूर्य का प्रकाश अगर आ रहा है तो सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश के कारण यह अपना भोजन बना रही है। सूर्य के प्रकाश से तो यह भोजन बना रही है ना, और यह आपका सूर्य के प्रकाश से जब भोजन बनाएगी, वही प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसका परिभाषा इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है कि हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण होती है, चाहे सूर्य की उपस्थिति में। लिखिएगा आप आंसर में कि सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे, एक मिनट, हरे पेड़ पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, अगर हमसे प्रश्न पूछ दे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो क्या बताइएगा कि सूर्य की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाना ही प्रकाश संश्लेषण है। कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। हरे पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण है, एकदम ठीक। इसका समीकरण, अगर आपको यह चित्र लगता है बना लेना अच्छी बात है तो आप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हरा पेड़ पौधा और यहाँ प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, बस। अब कच्ची सामग्री क्या क्या होता है इस पर तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री, पहले समीकरण लिखने के बाद इसका समीकरण क्या होता है थोड़ा सा आपको जानना होगा। इसका समीकरण होता है, समीकरण CO2 प्लस H2O, ठीक है, बनाता है। अब चित्र को थोड़ा मिटाते हैं अभी फिलहाल के लिए। हमारा चित्र है, जब चाहे जब बनाए जब मिटाए। आपका चित्र आप अपने कॉपी में बनाइए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, मतलब आपका CO2 और H2O दोनों मिलकर आपका बनता है C6H12O6। C6H12O6 बनता है और इसके साथ ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। थोड़ा सा इसको हम बैलेंस करना सीखेंगे, क्योंकि क्लास 9th में आपने मेरे ख्याल से जब आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ संतुलित करना सीखा होगा, संतुलित समीकरण। लेकिन हाँ, अगर आप 10वीं की केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे तो यह प्रश्न आपको संतुलित करने को आया होगा। यहाँ आपको संतुलित करना है, तो इसका 6 कर देंगे, इसका भी अगर 6 कर दें और इसका 6 कर दें तो मेरे ख्याल से संतुलित हो जाएगा। अब कैसे होगा थोड़ा सा बता देते हैं, इतना ही आपका इस प्रश्न का आंसर इतना ही लिखिएगा। अब देखिए, यहाँ कार्बन की जो मात्रा है
यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, कोई दिक्कत नहीं न है। अब देखिए इधर 6 है, 6 दूना 12, 12 6 18। इधर देखिए 6 दूना 12 6 18, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 6 दूना 12 6, इधर भी 18 है। ऑक्सीजन भी देखिए सेम है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 12 है। हाइड्रोजन देखिए 12 है। तो संतुलित है, यह समीकरण संतुलित है। तो यह हमारा इसका जो समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का, बस यही है, ठीक है। और जो प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री आती है, जैसे हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के लिए पहले बनाना जरूरी है। अब बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीज़, पहले हंडिया लाते हैं, बर्तन लाते हैं, पानी लाते हैं, कोई मतलब पानी लाएंगे, उसके बाद लकड़ियाँ लाएंगे, उसके बाद ना खाना बनेगा। तो कच्ची सामग्री हमारे लिए। तो वैसे ही अगर सूरज की उपस्थिति में अगर पेड़ पौधा भी भोजन बनाता है तो कच्चा सामग्री चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। हम ही खाना बनाने चल दिए, चावल बनाने चल दिए, ना मेरे पास चावल है, ना मेरे पास पानी है, ना कोई ईंधन है, ना सिलाई है, तो कैसे बन सकता है, आप ही बताइए। आपका भी उत्तर होगा नहीं। तो नहीं बन सकता है, तो हमारा जरूरत क्या है, कच्ची सामग्री। तो कच्ची सामग्री पेड़ पौधों में आते हैं। तो पेड़ पौधा कच्ची सामग्री, जैसे हमको बताएं कि यह सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश तो सूर्य से मतलब प्रकाश का जो काम है वो तो सूर्य से ग्रहण कर लेता है। और क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल तो हरा पत्ता से कर लेता है, क्लोरोफिल तो हरा पत्ता से प्राप्त कर लेता है। और खनिज लवण जो है ये तो जड़, नीचे जड़ से कर लेगा, मतलब उस पेड़ पौधे के जड़ रहते हैं उसी से खनिज लवण। और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेगा, वायुमंडल से। उम्मीद कर रहे हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और समीकरण में मेरे ख्याल से एक यहाँ आपको अगर छूटा होगा तो यहाँ क्लोरोफिल लगा सकते हैं, और यहाँ सूरज का प्रकाश लगा सकते हैं, और यहाँ सन लिख सकते हैं। अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। आपको मैं चित्र के सहारे बता रहा हूँ, आपको यहाँ क्लोरोफिल लिखना होगा तो लिख लीजिएगा क्लोरोफिल, और यहाँ सूर्य का प्रकाश लिख लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश, लाइट, ठीक है। और आज का जो सेशन है हमारा सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। जाते जाते आपसे एक और बात कहेंगे, हमारे बात को ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। 26 देखते देखते आज 26 तारीख हो गया। 2026 में हमने यह वचन लिया था कि हम परीक्षा में टॉप कर जाएंगे, लेकिन यह वचन पता ना कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम ऐसे सोच रहे हैं, हमारा दिल घबरा रहा है, बेचैन है कि परीक्षा कब दे दे, कब हमारे से यह सर से जो जिम्मेदारी हमने लिया है यह कब उतर जाए। देखिए यह जीवन है, कभी उतार कभी चढ़ाव ऐसे होता रहता है सभी की लाइफ में। ऐसे नहीं है कि एक टीचर की लाइफ में भी होता है, आपके साथ विद्यार्थी हैं तो आपके साथ भी होता होगा। तो हमारा जहाँ तक मानना है कि आप अपना जोश को बना के और पकड़ के रखिए, क्योंकि हमने 2026 के शुरुआती जनवरी में हमने प्रण लिया है कि फरवरी में टॉप करके दिखाएंगे, चाहे जैसे भी करें। हम अपना तन मन धन संपूर्ण चीज़ लगा देना है यहाँ बहुत। कभी भी परीक्षा में घबराना नहीं है, सबको घबराहट होती है, विश्वास रखिए। आराम से जो हम करा रहे हैं उसको पढ़िए, लिखिए और समझिए, समझने का कोशिश कीजिए, और अपने शब्दों में उत्तर लिखने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा लॉन्ग प्रश्न को तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। चलते चलते आप सभी को नमस्कार।